नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा देगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को सम्मन भेजा, कहा उसके सैन्य राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा। सरकार ने आज शाम नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसे सहायता देने वालों की पहचान करके उनका पता लगाएगा और पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा और भारत दुनिया के किसी भी कोने से अपराधियों को ढूंढ निकालेगा। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज बिहार के मधुबनी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से देश की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पूरा देश इस संकल्प पर अडिग है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के साथ खड़ा है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। श्री मोदी ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए विश्व और वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी मौन रखा। 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले श्री मोदी ने आज मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने 870 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 4 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल तथा सहरसा और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश में दूसरी नमो भारत रेलगाड़ी है। वहीं अमृत भारत की तीसरी रेल सेवा शुरू की जा रही है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर झंझारपुर के बिदेश्वर स्थान पर पंचायतों के अभिनव और अनुकरणीय कार्य के लिए कुछ पंचायती राज प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में बीते वर्षों में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए हैं। देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना और असम के प्रतिनिधियों को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने जयनगर से पटना तक शुरू की गई नमो भारत रैपिड रेल से यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों से बातचीत की। उन्होंने नई ट्रेन सेवाओं की शुरूआत के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और नमो भारत रेल में उपलब्ध यात्री सुविधाओं की सराहना की।
मैं जयनगर से हूँ। मेरा नाम पूनम कुमारी है। मधुबनी जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, नया देखने को मिल रहा है, सारा ग्लास का बना हुआ है। मेरा नाम दीपक कुमार, मैं लौखा से हूँ। आज मैं पहली बार ये नमो भारत जो है मेट्रो ट्रेन, इसमें सफर कर रहा हूँ। ये सुविधाएं बहुत अच्छी इस ट्रेन में है, खास करके स्वच्छता को भी ध्यान में रखा गया है। सिक्योरिटी की जो भी चीजें हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए कैमरा से लेस ट्रेन है, तो यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा करने के लिए ये चीजें बहुत अच्छी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का इस्पात उद्योग अपने भविष्य को लेकर नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मुंबई में इंडिया स्टील 6ठी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का उल्लेख किया। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी एक बड़ी चिंता है। हम अभी भी निकेल, कोकिंग कोल और मैंगनीज के लिए आयात पर निर्भर है और इसलिए हमें ग्लोबल साझेदारियों को मजबूत करना होगा, सप्लाई चेन्स को सिक्योर बनाना होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर फोकस करना होगा। एआई, ऑटोमेशन, रिसाइकलिंग और बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन स्टील इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को सम्मन भेजा है और कहा है कि उसके सैन्य राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा। ये फैसला हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले को देखते हुए भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कई कड़े कदमों के बाद लिया गया है। पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत प्रभु दयाल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सरकार के कड़े निर्णयों से पाकिस्तान बुरी तरह प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी जल संधि को स्थगित करने से पाकिस्तान की कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। पाकिस्तान खेती के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है इंडस वाटर पे, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उनसे जो पानी जाता है। तो अगर वो पानी रुकेगा तो वहां पर एग्रीकल्चर को बड़ा नुकसान होगा। तो पाकिस्तान जरूर परेशान होगा इस बात से। भारत सरकार ये कदम उठा रही है। श्री दयाल ने यह भी कहा कि अटारी वाघा सीमा बंद करने सहित पाकिस्तानी नागरिकों के भारत आने पर रोक लगाए जाने का पाकिस्तान पर व्यापक असर होगा। सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर आज दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार ये बैठक संसद भवन परिसर में शाम 6 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को हमले के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा वे इस घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार से पहले उनके निवास पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रही है। मैं पूरे परिवार और हमारी पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि सरकार और देश की सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। देश की जनता को सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारी मिलिट्री, हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है और भारत के जिन जिन लोगों की हत्या हुई है उन सब का बदला भारत की सरकार लेगी। आज हम अपना पाकिस्तान को ये रोष प्रदर्शन बताने के लिए आए हैं कि आप अपना टेररिज्म बंद करिए, टेरर फंडिंग बंद करिए, पीछे से टेररिस्ट को भारत में भेजना बंद करिए। वहीं कांग्रेस कार्य समिति ने भी आज दिल्ली में हुई बैठक के दौरान पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आतंकवादी हमला कृत्य योजना बनाकर किया गया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस कार्य समिति ने शांति की अपील की और विपत्ति के समय एकजुटता की फिर से पुष्टि की।
इस बीच जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के तंगमार्ग क्षेत्र में कल रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी के बाद तलाशी अभियान जारी है। सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त दल ने आज सवेरे आतंकरोधी गतिविधियों को फिर से शुरू किया। सभी प्रवेश और निकासी बिंदुओं को भी बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान डूडू बसंतगढ़ इलाके में गोलीबारी हुई। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। बस्तर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में एक नक्सल रोधी अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विभिन्न सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद इस अभियान की शुरूआत की थी। सुरक्षा बलों ने पहाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया है। पुलिस और सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों द्वारा इस अभियान की निगरानी की जा रही है। ये माओवादियों के खिलाफ एक सबसे बड़ा संयुक्त अभियान में से एक है। भारत के कोयला क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी नीतिगत उपायों का शुभारंभ किया है। ये साहसिक सुधार उच्च पूंजी निवेश और दीर्घावधि की पारंपरिक चुनौतियों का समाधान करने के साथ साथ सतत विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुकूल कोयला पारिस्थितिकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के सरकार के संकल्प की पुष्टि भी करते हैं। भूमिगत खनन उपक्रमों के लिए अनिवार्य अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस आज सुबह जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक विशेष विमान से वाशिंगटन रवाना हो गए। उन्होंने जयपुर में आमेर के किले का भ्रमण किया और भारत अमेरिका संबंधों पर एक व्याख्यान दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 2 लोग मारे गए और 54 घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया खबरों के अनुसार हमलों से शहर में कई जगह आग लग गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर शांति वार्ता को बाधित करने के आरोप के कुछ ही घंटों बाद ये हमले हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 आज से शुरू हो गया है। सभी देशों में ये अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर ने अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे किडनी पेयर ट्रांसप्लांट के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुर्दे की विफलता से पीड़ित मरीज के पास अपना गुर्दा दान करने वाला एक इच्छुक व्यक्ति होता है, लेकिन यदि असंगत रक्त समूह या फिर HLA एंटीबॉडी की उपस्थिति के कारण वे गुर्दा दान करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य असंगत जोड़ी के साथ गुर्दा देने वालों की अदला बदली करके भी प्रत्यारोपण कराया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद एम्स रायपुर नए संस्थानों के साथ ही छत्तीसगढ़ का भी पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जिसने इस जटिल जीवन रक्षक शल्य चिकित्सा को पूरा किया है। खेलों में IPL क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल हैदराबाद में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा देगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को सम्मन भेजा, कहा उसके सैन्य राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा। सरकार ने आज शाम नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। और IPL क्रिकेट में बेंगलुरु में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।